तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो आपका 28 नवंबर का पेपर होने वाला है, उसके लिए बढ़िया तरीके से आप इन क्लासों को देख कर के जा सकते हैं। ये क्लास 6 के लिए रहने वाली हैं और हमारे मैथ्स के जो मॉडल पेपर चल रहे थे, उनमें आज मॉडल पेपर नंबर है भैया 17वाँ। यानी इससे पहले 16 मॉडल पेपर हमने करा दिए हैं, उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही हमने बहुत सारी उसकी पर्यावरण की भी क्लासेस ले ली हैं, तो उनको भी जाकर देखेगा। हिंदी की भी क्लासेस हमने ले ली हैं, तो उनको भी जाकर के देखिएगा। ठीक है भाई? चलिए, अब देखते हैं भाई, प्रश्न करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ भाई मेरे साथी, जल्दी से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहला प्रश्न है बच्चा, क्या दिया है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से इस प्रश्न को करेंगे भई। कह रहा है संख्या दी है 54,352। क्या मेरे भाई, मैं लिख देता हूं यहां पर एक बार, 54,352 ये संख्या दी है। ठीक है बच्चा, 54,352 ये संख्या दी है और इसमें कह रहा है 5 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है भाई। 5 के दोनों स्थानीय मान। अच्छा, 5 के स्थानीय मान की बात कर रहा हूं। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चा? तो 5 और इसके बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो पीछे कितनी जीरो लग जाएंगी बच्चा? 4 जीरो लग जाएंगे। इस 5 का स्थानीय मान हो गया भाई। अरे भाई, इस 5 का स्थानीय मान मैंने लिख दिया। फिर कह रहा है इस वाले 5 का स्थानीय मान। इसके बाद कितना अंक है बच्चा? 1 अंक है। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद 1 अंक आ जाएगा जी। कितना आ जाएगा? 1 अंक आ जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें आपको? आप कहोगे बिल्कुल आ रही है। अब कह रहा है इन दोनों का अंतर निकालना है जी। अगर हम इनका अंतर निकालेंगे बच्चा, अगर हम इनका अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकाल दो। 0 में से 0 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा? 0 आएगा। 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, बगल वाली से लेके 10 बनाएँगे और 10 में से 5 जाएगा बच्चा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये कितना बचा अब? 9, तो 9 ही बचेगा। ये भी 9 बचेगा क्योंकि बगल वाली से उधार आती जा रही थी और ये अब कितना बचेगा भैया? 4 बचेगा। यानी आपका 49,950 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको? जल्दी से अगला प्रश्न समझते हैं। कह रहा है 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, 3 ट्रैफिक लाइटें हैं, जो क्रमशः 24, 36 और 48। क्या मेरे भाई? 24, 36 और 48 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे सुबह 9 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वे दोबारा एक साथ किस समय बदलेंगी? ठीक है भाई? अगर कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि दोबारा कब बदलेंगी? एक समय था जब पहले हो गई, फिर दोबारा से कब बदलेंगी? तो ऐसे सवाल में बच्चा हम लेते हैं हमेशा एलसीएम, यानी इन संख्याओं का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 24, 36 और कितनी है बच्चा? 48। इन तीनों संख्याओं का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है भाई? एलसीएम ले लेंगे इनका। देखिएगा, 2 से काटते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12 बार कट गया। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्टे 16, ठीक है ना? 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और काट लो भाई 2 से। 2 से अगर और काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 नम्मा 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है भाई? 2 से अभी और कट रहा है बच्चा, 2 तिया 6, 3 कट 9 कटेगा नहीं तो वैसा का वैसा ही, 2 छक्के 12। अभी 2 से और कट रहा है, 3 का 3 आएगा, 9 का 9 आएगा, 2 तिया 6 आएगा। अभी 3 से काट लो भई, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 से और कट जाएगा 1, 1, 1, ठीक है ना? अब भाई क्या करेंगे इनका? गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 16, 16 का 9 से कर लो, एक काम करो, 16 गुणा नीचे से कर लो, 3 त्रिक 9, ठीक है ना? 16 गुणा 9 कर लो, गुणा कर लो। 9 छक्के 54 की 9 छक्के 54 की 4, ठीक है ना? 9 छक्के 54 की 4 हाथ से लगी 5, 9 एकम 9, 5 14, ठीक है ना? 144 आ रहा है जी, 144 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर बता दूँ आपको। आप कहोगे भैया मैंने कहा बच्चा 144 हमारा एलसीएम आ गया।
अब ये एलसीएम आया है, जैसा समय रहेगा उसी में आएगा जी। मैंने कहा भाई जैसा समय रहेगा उसी में आया, सेकंड में दिया है तो क्या में आएगा ये सेकंड में, ठीक है ना बच्चा? ये सेकंड आ गया। अच्छा, अब 9 बजे के बाद 144 सेकंड बार बजेंगी, है ना? एक बार 9 बजे बजेंगी, अब दोबारा बजेंगी तब कितनी 144 सेकंड बाद बजेंगी। अच्छा सेकंड दिया है तो एक काम करूँ मैं इसको मिनट में बदल लूँ, तो 144 अगर सेकंड है तो मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग दूँगा जी। तो दे लो देखो, कितने से काटें? 4 से काट लें? काट दो। 12 से काट दो यार, 12 से ये कितनी बार कटेगी? 12 बार। ये कितनी बार कटेगी? 12 पंजे 60, है ना? 5 से और काट दो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना बचा? कितना बचा भाई? 5 दूना 10, है ना? 2 बचा और कितना फिर? 2/5, यानी 2 मिनट और 2/5 सेकंड। अब इसको और बदल लो, तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन कौन-सा मिल रहा है? एक तो ये 9.22 वाला 2 वाला मिल रहा है और 2:24 वाला मिल रहा है। देखो पूरा-पूरा तो जा नहीं रहा है, 2 मिनट से तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। यानी 9 बजकर 2 मिनट से 24 सेकंड, ये आपको याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भैया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन हमने देख लिया। हमने क्या देखा भाई? देखो हमने देखा कि 2 मिनट तो पूरा-पूरा जा रहा है, उसके एक्स्ट्रा भी निकल रहा है। अब एक्स्ट्रा कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, अगला करिएगा बच्चा, अगला करिएगा भाई, अगला करिएगा। अगला जल्दी से सवाल करेंगे। सवाल है भई सरल करना है, सवाल को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पर सवाल को मैं लिख देता हूँ। 1/2 1/2 प्लस 1/3 है जी भाई। 1/2 प्लस 1/3 गुणा 3/4 माइनस 1/4 यही दिया है सवाल। आपने कहा बिल्कुल भैया यही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, यही सवाल है। अब समझिएगा। बॉडमास वाला बन गया क्योंकि प्लस है, गुणा है, माइनस है तो पहले गुणा को सॉल्व करेंगे और जब गुणा को सॉल्व करेंगे हमें दिख रहा है भाई इस 3 से मैं इस 3 को काट दूंगा क्योंकि गुणा में क्या होता है ऊपर की किसी भी संख्या से नीचे की किसी भी संख्या को काट सकते हैं। अब देखो क्या बन गया सवाल 1/2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ से क्या बनेगा 3 एकम 3 यानी वो सॉरी एक का एक से करेंगे क्योंकि ऊपर भी तो एक आया था ना एक का एक से एक और 4 एकम 4 माइनस 1/4 हैं जी भाई यही आएगा। आप कहोगे बिल्कुल और आपको दिख रहा है बच्चा, आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे भैया हमें दिख रहा है कि कभी भी प्लस माइनस में एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो सेम संख्या। एक संख्या प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। एक संख्या अगर प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो सेम संख्या, तो प्लस और माइनस की संख्या आपस में कट जाती हैं तो आपका ऑप्शन क्या 1/2 ही आपका सही आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी? 1/2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा। अगला भाई जल्दी से सवाल को करेंगे सभी लोग। मान ज्ञात करना है भाई। क्या सवाल है? मैं एक बार सवाल लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। सवाल है 12.5 क्या मेरे भाई? 12.5 गुणा 4 दिया है, ठीक है ना? उसके बाद क्या दिया है? माइनस 3.5 गुणा कितना दिया है भैया? 2 दिया है। अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहो, जिस तरह से आप चाहो उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, आप चाहो तो दशमलव हटाकर सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहो तो गुणा करके कर सकते हैं। मैं दशमलव हटा के करा देता हूँ, ठीक है ना? देखिएगा, मैं दशमलव हटा के करा देता हूँ, ठीक है भाई? चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 12.5 था, ठीक है ना? अगर मैं इस दशमलव को हटाऊँगा इस दशमलव को हटाऊँगा, तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, उतनी ज़ीरो लगाऊँगा। तो मैंने कहा बच्चा 12.5 अगर दशमलव हटाऊँगा, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो आ जाएगी नीचे तो? दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 है, तो नीचे भी ज़ीरो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है ना? गुणा किसका हो जाएगा बच्चा? 4 का, माइनस 3.5 इस दशमलव के बाद अंक कितना है? अगर मैं हटाऊँ तो अंक 1 है और नीचे भी कितनी ज़ीरो आ जाएगी? 1 ज़ीरो आ जाएगी और दशमलव हट जाएगा, ठीक है ना? गुणा कितना दिया है? तो काटा-पीटी कर लो भाई। मुझे दिख रहा है कि मैं इसको काट दूँ भाई कितने से? 5 से। 5 से काट दूँ?
मैं अगर इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10, 2 बचा, पचम 25, 25 बार कट जाएगा। और इसको काटूंगा तो 5 दूना 10 और 2 से इसको काटूंगा 2 दूनी 4। 25 दूनी कितना आएगा बच्चा यहाँ से? 50 आएगा। कितना आएगा 25 दूनी? 50। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मैंने अगर इसको 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 25 हो गया, पचम 25 और 5 से 10 को काटा 2 बार, 2 से मैंने 4 को काटा 2 बार, 25 का 2 का गुणा कर दिया बच्चा, 25 और 2 का क्या कर दिया आपस में? गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? 25 दूनी 50 माइनस कितने से काटूं? 5 से काट दूं? वही वाली 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 और 2 से 2, तो कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया। अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो बच्चा कितना आएगा? 43 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चा? 43 आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही हैं चीजें आपको? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? आप सभी लोग शेयर कर देंगे। बोर्ड मास का प्रश्न है, बढ़िया तरीके से हम करते हैं। ठीक है भाई, चलिए बोर्ड मास का प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले मैं एक बार प्रश्न को लिख देता हूँ भाई। प्रश्न है 50 दिया है, माइनस बड़ा कोष्टक है भाई, उसमें दिया है 20, फिर कितना दिया है भाई? प्लस मझला कोष्टक है, उसमें दिया है 10, माइनस छोटा कोष्टक है, उसमें दिया है 5 माइनस के 2, सारे कोष्टकों को बंद कर दिया है। ठीक है भाई, ये हमारा सवाल है और इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब तीनों कोष्टक एक साथ आ जाते हैं, हम सबसे छोटे कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है ना जी? सबसे छोटे कोष्टक को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा कोष्टक यहाँ पर है जी। अगर मैं यहाँ से पहले यहाँ तक पहुँच जाऊँ मैं, तो देखो मैं लिखता हूँ 50 माइनस बड़ा कोष्टक है जी, 20 माइनस 20 प्लस के मझला कोष्टक है, 10 माइनस, अब यहाँ छोटे कोष्टक में से जो संख्या निकलेगी वो मझले में आएगी भाई। 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा और 3 कहाँ जाएगा? मझले कोष्टक में आ जाएगा जी, और छोटे कोष्टक का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चीजें यहाँ तक समझ में आई। अब यहाँ से मैं मझले कोष्टक को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? मझले कोष्टक को सॉल्व करूंगा भाई, तो देखो 20 प्लस, अब मझले कोष्टक में मुझे दिख रहा है कि भाई 10 में से क्या करना है? 3 को माइनस करना है। 10 में से 3 को क्या करना है? माइनस करना है। कितना बचेगा? 7, और वो 7 कहाँ आ जाएगा? बड़े कोष्टक के अंदर आ जाएगा। मझले कोष्टक का भी काम खत्म। ठीक है ना? अब देखो भाई बड़े कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं, तो 50 माइनस बड़े कोष्टक को सॉल्व करो तो 20 और 7 कितना हो जाएगा? 27, और इस 27 50 में से अगर 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई? तो आप कहोगे भैया 23 बचेगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? 23 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही हो तो एक बार शेयर वेयर कर दो, सभी दोस्तों को बताओ, कोचिंगों में बताओ कि बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस सेट, और खासकर पर्यावरण की बढ़िया क्लास चल रही है तो उनको जरूर जाकर के देखिएगा। एक छात्र ने एक परीक्षा में 200 में से 150 अंक प्राप्त किए, उनका परसेंट क्या होगा भाई? अगर ऐसा प्रश्न आए परसेंट का तो हमारा सूत्र क्या होता है बच्चा? परसेंट का अगर सवाल आए तो सूत्र क्या बताया मैंने? मैंने बताया बच्चा, प्रतिशत बराबर, प्रतिशत बराबर मैंने आप लोगों को बताया है बच्चा, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक, प्राप्तांक यानी जो प्राप्त अंक किए हैं वो प्राप्तांक बट्टे में पूर्णांक। पूर्णांक यानी समझते हो, जो पूरे अंक हैं, जितने का वो पेपर था, पूर्णांक गुणा किसका कर देते हैं बच्चा? 100 का कर देते हैं। ये हमारा सूत्र होता है प्रतिशत निकालने का। अब जब सूत्र ये होता है तो वैल्यू पुट कर दो भाई। वैल्यू पुट करेंगे हम, ध्यान से देखो प्राप्त कितने किए हैं बेटा? तो एक परीक्षा में 200 में से 150 प्राप्त किए हैं। प्राप्त कितनी किए हैं? 150। प्राप्त कितने किए? 150। किस में से भाई? किस में से किए हैं? किस में से किए हैं? तो देखिएगा, किस में से किए हैं भाई 150 प्राप्त? तो आप कहोगे भैया 200 में से। ठीक है ना? पूर्णांक की तो नीचे लिखते हैं, गुणा कर देंगे बच्चा किसका? 100 का। गुणा किसका कर देंगे? 100 का कर देंगे। 2 जीरो से, आपने कहा भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से इसको काट लो, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, यानी उसका प्रतिशत अंक कितना था बच्चा? कितना? जो है 75%। ठीक है भाई, 75% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है आपको? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो 75% आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु थी, एक वस्तु थी
और क्या हुआ है भाई, एक वस्तु थी और क्या हुआ है 800 में खरीदी गई और 15% का लाभ प्राप्त करा। इसके लिए इस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? यानी बेचने की कह रहा है, कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो बेचने की कह रहा है यानी विक्रय मूल्य। तो हमें ओवरऑल क्या निकालना है भाई? विक्रय मूल्य निकालना है। अच्छा, विक्रय मूल्य कब निकालना है? जब लाभ परसेंट दे। तो सूत्र क्या होता है भाई? तो मैंने कहा बच्चा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? मैंने कहा बच्चा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? आपने कहा भई ये विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे भैया विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बच्चा? क्रय मूल्य गुणा कोष्टक में 100 प्लस के लाभ परसेंट। 100 प्लस के क्या होता है बच्चा? लाभ परसेंट। बट्टे में क्या आता है बच्चा? बच्चे बट्टे में आता है 100। है भाई, यही तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य निकालने का। अब आपने कहा भैया सूत्र तो यही होता है, तो मैंने कहा वैल्यू पुट कर दो भाई। तो मैंने कहा भाई क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य, है कि नहीं? अब एक वस्तु को 800 में खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना है बच्चा? 800 है। क्रय मूल्य कितना है? 800 है, गुणा कोष्टक में 100 प्लस के लाभ, यानी 100 तो लिखना ही है। अब लाभ परसेंट कितना दिया है? आप कहोगे भैया 15%, तो मैं यहाँ लाभ परसेंट की जगह 15 लिख दूंगा। बटे में कितना आएगा बच्चा? 100 आएगा। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर कर लो भाई 800 गुणा, अगर मैं 100 में 15 जोड़ूं, 100 में अगर 15 जोड़ूं तो आप कहोगे भी 115, है कि नहीं? 115 बटे में कितना आएगा बच्चा? 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, गुणा कर लो। 8 पंच 40 की जीरो, है कि नहीं? 8 का गुणा कर दो 115 से, तो 8 का पहले 5 से करोगे, 8 पंच 40 की जीरो, हासिला की 4, 8 एकम 8, 9 10 11 12 की 2, हासिला की 1 और 8 एकम 8 9, यानी 920 रुपए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चा? 920 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई आपको? आसान भाषा में करा रहा हूँ, बहुत तरीके से क्वेश्चनों को उठाऊंगा। अभी शुरुआत में थोड़े सिंपल चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चा? चलिए अगला प्रश्न करिए। कौन सी मूलधन राशि, कौन सी राशि, राशि यानी मूलधन भाई, राशि कह दिया यानी समझ गए ना आप? राशि कह दिया यानी समझ गए ना, मूलधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मूलधन। 2 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 120 का साधारण ब्याज देगी। कौन सी वो राशि थी? मैंने कहा भाई कौन सी वो राशि थी जो कुछ परसेंट रेट से कुछ समय में इतना ब्याज दे देगी? तो वो राशि कौन सी थी ये कह रहा है। तो देखो मैंने कहा बच्चा वो राशि की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर राशि की बात कर रहा है यानी मूलधन की बात कर रहा है, तो मूलधन निकाल दो भाई। क्या-क्या दिया है? समय दिया है, दर दिया और ब्याज दिया है। तो कभी भी अगर ये तीनों चीज़ दी हैं, तो मूलधन का एक सूत्र आप लोगों ने भली-भाँति आपको याद होगा भई, कि भैया मूलधन बराबर होता है, क्या होता है बच्चा? तो आप कहोगे भैया ब्याज गुणा 100। क्या होता है भैया? ब्याज गुणा 100 यानी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या होता है? रेट इंटू टाइम, यानी दर गुणा समय, है कि नहीं? दर गुणा समय। अरे भाई यही तो होता है सूत्र। अरे भाई यही तो होता है मूलधन निकालने का। आप कहोगे बिल्कुल भैया यही होता है। और इसका मेन सूत्र वही है जिससे हमने निकाला है, वो यही है ना, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, है ना? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसी सूत्र से सारे सूत्र बनते हैं। ठीक है ना भाई? चलिए, तो अब बताओ ब्याज कितना दिया है? आप कहोगे भैया ब्याज दिया है 120 रुपया। कितना दिया है भैया ब्याज? आप कहोगे भैया ब्याज दिया है 120 रुपया गुणा 100 बटा दर कितनी दी है? आप कहोगे भैया दर दी है 6% गुणा समय कितना दिया है? 2 वर्ष का दिया है। भाई काटा-पीटी कर दो। ठीक है कि नहीं? मुझे दिख रहा है कि 6 का अगर मैं 2 से गुणा करूँगा, 6 दूना कितना आएगा? 12, है जी भाई? 6 दूना कितना आएगा? 12, और मैं अगर मैं 12 से अगर मैं इस 12 को काटूँगा तो कितनी बार? 10 बार। आपका जो आंसर आएगा भई 1000 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है ना? 1000 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल आ गई भई। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जल्दी से पढ़ेंगे सब लोग। ठीक है ना? कह रहा है एक ट्रेन है, जो 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है भाई? एक ट्रेन थी जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और उसकी गति है 24 किलोमीटर पर हावर। ठीक है भाई? चलो।
एक बिजली के खंभ को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? मैंने कहा भाई समय कितना लगेगा? आपने कहा भाई समय का पहले तो मुझे सूत्र बताओ, मैंने कहा भाई समय का सूत्र बताओ। आपने कहा भैया समय बराबर होता है क्या बच्चा? समय बराबर क्या होता है? आपने कहा भैया समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। क्या होता है बच्चा? दूरी बट्टे 4। आपने कहा देखो भैया समय का सूत्र तो होता है दूरी बट्टे 4। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे कि भई दूरी तो सवाल में दी नहीं, चाल तो दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी नहीं दी है। मैंने कहा भाई देखो ये खम्मा है, अगर खम्मे से अगर ट्रेन निकलेगी, तो जब खम्मे से ट्रेन निकलेगी, यानी वो अपनी दूरी तो तय करेगी, कितना समय लगेगा? खम्मा तो एक ही एक सिंगल खम्मा ही तो है, उसको निकलेगी यानी अपनी दूरी तो तय करेगी। तो उसको एक खम्मे को पार करने में कितना समय लगेगा? खम्मे को पार करने में लगेगा, मतलब अपनी दूरी को जितने समय में निकल जाएगी, उसी उतना ही समय लगेगा। भाई एक बात बताओ, मैंने कहा एक रिमोट है, अगर ये ट्रेन है मान के चलो ये आ रही है, तो अब ये खंभे को पार करना है, तो खंभे को पार करेगी मतलब अपनी दूरी को ही तो पार करेगी, और वही तो हमें निकालना है भाई। खंभे को पार करेगी मतलब जितना समय लगेगा, जितनी दूरी में वो खुद को पार कर लेगी, खुद निकल जाएगी, उतना ही तो समय, यानी खुद की जितनी दूरी होगी, उसको निकल जाएगी, वही हमारी दूरी हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको समझ में आई आपको। मैंने कहा ठीक है जी। लेकिन इसमें एक और चक्कर पड़ गया। आपने कहा भैया ये समय आंसर हमसे सेकंड में चाह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भई सेकंड की कह रहा है और ग चाल हमें जो है दी है किलोमीटर प्रति घंटे में दी है और दूरी हमें मीटर में दी है। तो मैंने कहा एक काम कर लो ना, तो आपने कहा क्या काम? मैंने कहा एक काम करो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो ये मीटर पर सेकंड हो गया और ये मीटर हो गया, तो हमारा समय काय में आएगा? सेकंड में आएगा, काम बन जाएगा। तो आपने कहा क्या करते हैं? तो मैंने कहा किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं चाल में, है कि नहीं? तो 18 ती 54, 18 तिया 54 और 5 तिया 15। अब ये 15 क्या आ गया? मीटर पर सेकंड आ गया, है कि नहीं? ये चाल अब काय में आ गई भैया? 15 मीटर पर सेकंड में आ गई। ठीक है, अब कर दो भाई। तो भाई देख लो, दूरी कितनी दी है? आप कहोगे भैया 150। चाल कितनी दी भैया? तो देखो यहाँ पर चाल तो अलग थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन हमने इसको मीटर पर सेकंड में बना लिया, कितना? 15। 15 का अगर इसमें भाग दूँगा तो कितनी बचा? 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड का समय लगेगा उस अपनी दूरी को तय करने में, यानी कुल दूरी को तय करने में है, यानी 10 सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल आ गई। चलिए अगला है, एक आयताकार हॉल है, इसका क्षेत्रफल दिया है। अच्छा, एक आयताकार हॉल है, कैसा हॉल है भई? हॉल कैसा है बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, हॉल है आयताकार, इस तरह से हॉल है, एक आयताकार है। ठीक है भाई, आयताकार हॉल है और इसका क्षेत्रफल जो है ना, क्षेत्रफल जो यहाँ का इसका एरिया है अंदर का, ये कितना दे दिया बच्चा? 150 दे दिया है, ठीक है ना? 150 दे दिया। कह रहा है इसकी चौड़ाई आपको दे दी है 10 मीटर, 10 मीटर इसकी ब्रेड्थ दे दी है, ठीक है ना? तो आपसे कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात करना है। भाई जब परिमाप ज्ञात करना है, तो देखो समझने का प्रयास करें भाई, परिमाप अगर ज्ञात करना है तो समझिए। मैंने कहा देखो भाई, परिमाप निकालने का पहले मुझे सूत्र बताओ। आपने कहा भैया परिमाप बराबर होता है क्या? परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप क्या होता है बच्चा? तो ध्यान रखेंगे बच्चा, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस की चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? 2 कोष्ठक में 1 मिनट, 2 कोष्ठक में 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस की चौड़ाई, है कि नहीं? अरे भाई यही तो होता है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो और 2 का गुणा कर दो। अब मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, यानी परिमाप निकालने के लिए मेरे पास लंबाई का होना ज़रूरी है और चौड़ाई का होना ज़रूरी है। आपने कहा बिल्कुल भैया सही बात कह रहे हो। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, चौड़ाई तो मुझे दी है, लेकिन लंबाई तो दी नहीं है। तो आपने कहा क्षेत्रफल दिया है, तो मैंने कहा लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? L बराबर क्या करेंगे बच्चा? तो जो क्षेत्रफल दिया है ना, जो क्षेत्रफल, इसमें हम क्या कर देंगे? चौड़ाई का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगी? लंबाई निकल जाएगी। अब दे दो भाग। क्षेत्रफल कितना दिया? 150। चौड़ाई कितनी दी बच्चा? तो 10 दी है। 0 से 0, यानी हमारी जो लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी बच्चा? तो याद रखिएगा 15 मीटर निकलेगी। मीटर में ही दी है ना? ठीक, मीटर निकलेगी। यानी अब लंबाई भी हमारे पास है, चौड़ाई भी हमारे पास है, तो हम परिमाप निकाल देंगे? आप कहोगे बिल्कुल निकाल देंगे।
मैंने कहा 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी दी है 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा? आपको होगी 2 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 मीटर, 50 मीटर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई आपको? आप कहोगे बिल्कुल आ गई। चलिए अगला है 2 मीटर, 1 मीटर और 0.5 मीटर की दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? भाई क्या है कि दीवार है, उसको बनाना है। भाई क्या बनाना है? दीवार बनानी है। क्या बनाना है बच्चा? एक दीवार बनानी है भाई। क्या बनानी है? एक दीवार बनानी है। इस तरह से एक दीवार बना लो। कैसे बना कैसे बनाए दीवार? दीवार बनेगी कैसे बनेगी? लो जी एक दीवार रखनी है लो। मैंने कहा लो दीवार बनानी है। भाई इस दीवार को बनाना है और क्या कह रहा है? ये तो दीवार बनानी है, इतनी मीटर की दीवार बनानी है और जो इसमें ईंट लगेगी ना, ईंट का जो साइज़ दिया है ना, ईंट का साइज़, वो कुछ इस तरह से दिया है, एक दिया है 20 फिर दिया है 10 फिर दिया है 5 लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई होगी ईंट की और ये दीवार की ऊँचाई है। तो कभी भी हम ईंटों की संख्या अगर निकालते हैं ऐसे प्रश्न में तो क्या करते हैं? ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर क्या करते हैं बच्चों? तो ध्यान रखें ईंटों की संख्या बराबर क्या करते हैं हम? दीवार का आयतन दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, ठीक है ना? ईंट का आयतन। तो हमें क्या मिल जाता है बच्चा? तो ध्यान रखो हमें ईंटों की संख्या निकल आती है। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, मैंने कहा भाई दीवार का आयतन, देखो दीवार का आयतन यानी 2 गुणा 1 गुणा और कितना 0.5 दीवार का आयतन समझते हो? तो मैंने कहा भाई लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही तो है आयतन दीवार का। अब ईंट का आयतन बट्टे में, ईंट का आयतन कितना दिया बच्चा? तो ध्यान रखो 20 दिया है, गुणा कितना दिया है? 10 दिया है, गुणा कितना दिया है? गुणा दिया है 5। लेकिन एक बात दिख रही है आपको भैया ये मीटर में दिया, एक सेंटीमीटर में दिया है, तो इकाई तो समान होना चाहिए। तो एक काम करें, मीटर को क्या है सेंटीमीटर में बदल लो और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको भी 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको भी 100 होते हैं। तो भाई 100 होते हैं, तो इनको बदल लो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ 200 गुणा यहाँ पर 100 लिख दूँ, आप कहोगे बिल्कुल भैया और यहाँ पर कितना लिख दूँ? 0.5 है, तो पॉइंट की तो मैं 0 नीचे बढ़ा देता हूँ। इस पॉइंट को हटाऊँगा 0.5 था, तो पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 0 आ जाएगी, तो पॉइंट के बाद 1 अंक है और 2 0 यानी 100 का गुणा कर दूँगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है ना? ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर मैं 500 को यहाँ दोबारा से लिख दूँ फिर? आप कहोगे बिल्कुल भैया। ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल। अब काटा-पीटी कर लो भाई। अब काटा-पीटी कर दो भाई। तो देखो काटा-पीटी अगर हम करेंगे तो 1 0, 2 0, 3 0, 1 0, 2 0 और 3 0। ठीक है भैया? किससे काटा है? 2 से काट दें, 2 से 2 को काटा। ठीक है? 5 से और काट दो, 5 से काट दो, 5 दूना 10 और 2 पाँच 10। 1000 ईंटें लगेंगी भैया उसमें। कितनी ईंटें लगेंगी? 1000 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनी ईंटें लगेंगी? 1000 ईंटें लगेंगी। एक बार सही से आप और बढ़िया से कर लेना, काटा-पीटी अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना? तो 1000 ईंटें लगेगी। ठीक है भाई? चलिए, अगला है, एक बस है सुबह 11 बज के 30 बजे दिल्ली से निकली। एक बस थी भाई यहाँ से चलती है और निकल गई दिल्ली के लिए। कितने बजे निकली सुबह? सुबह 11 बज के 30 मिनट पर चलती थी। सुबह 11 बज के मॉर्निंग में सुबह 11 बज के 30 मिनट पे चलती। ठीक है भाई? अब क्या हुआ? जयपुर पहुँचना है इसको, ठीक है ना? दिल्ली से चलती है भाई, दिल्ली से चलती है और पहुँचना कहाँ है? जयपुर, ठीक है ना? जयपुर पहुँचना है और कितने बजे पहुँच जाती जयपुर पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है। यानी समझिएगा उसको जयपुर तो पहुँचना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी ना, तो उसको रास्ते में लग गया भैया 3 घंटे 45 मिनट का समय और वो जयपुर पहुँच गई। तो कह रहा है कि जयपुर किस बजे कितने बजे पहुँची थी?
तो भाई सीधा-सीधा कितने बजे पहुँचे जोड़ दो, यानी 11:30 में भाई कितना जोड़ दो? आप कहोगे भाई 3:45 जोड़ दो, है कि नहीं? 11:30 में 3:45 जोड़ दो, तो कितना बचेगा? 5 और 7 यहाँ कितना आ जाएगा 11, 12 और 2 ठीक है ना? यानी 2 बजकर कितने मिनट पर? 75 मिनट। अच्छा 2 बजकर 75 मिनट समझते हो? अब 75 मिनट है भाई, तो 75 मिनट से काम करा मैंने 75 मिनट से बोला भाई कि तुमसे मिनट तो 60 मिनट की 1 मिनट 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो मैंने कहा इसमें से 60 मिनट ले लूँ मैं? आपने कहा बिल्कुल ले लो। अगर मैंने इसमें से 60 मिनट ली, तो ये 15 मिनट और इस 60 मिनट को लेकर मैंने किसको दे दिया? इसको। तो ये कितना बन गया? 3 घंटे 3 बज के 15 मिनट पे पहुँच जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई, मैंने पहले इनको जोड़ा, तो आ रहा था 2 बज के 75 मिनट पे पहुँच जाती है और 75 मिनट को मुझे पता है अगर मैं इसमें से 60 मिनट ले लूँ, तो कितनी मिनट बचेंगी? ये 15 मिनट और 60 मिनट लेकर के मैं इसको दे दूँ घंटे को, क्योंकि भाई 60 मिनट का ही तो 1 घंटा होता है। तो 3 बज के 15 मिनट पर पहुँच जाएगी, ठीक है ना? चीज़ें समझ में आई? आप कहोगे बिल्कुल भैया, ठीक है भाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, ठीक है? और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य। देखो भैया, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगी? तो आप कहोगे भैया देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? 99 यही तो है। इसके बाद 1 भी जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगी और 100 होते ही वो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है ना? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 अगर मैं इसको देखूँ अगर मैं इसको देखूँ तो आप कहोगे भैया ये तो भाज्य है, क्योंकि अभाज्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 3 का भाग जा रहा है, 33 का भाग जा रहा है। ठीक है ना? तो ये तो बात खत्म हो गई। इससे जस्ट पहले आया 98 पीछे 8 आया है भई। तो ये तो 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है समझो? अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो 1 से कटे और एक खुद से कटे। तो ये तो ज़्यादा से कट रही है। ये वाली बात खत्म हो गई बात, ठीक है ना? फिर इसके बाद पहले क्या आती है भई कि 97 भाई 97 आप देख सकते हो जो 97 है ना, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। इसके केवल कितने फैक्टर होंगे बच्चा? तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे 97 के केवल कितने फैक्टर होंगे बच्चा? याद रखिएगा 97 के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी संख्या कौन-सी हो गई? तो याद रखिएगा सबसे बड़ी संख्या हो गई बच्चा क्या? 97 ठीक है ना? सबसे बड़ी हो गई, लिख दूँ मैं सबसे बड़ी, ठीक है ना? अब मैं अगर छोटी कहूँ, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10, ठीक है ना? लेकिन 10 तो भाज्य है, अब 10 के बाद में 11 गया, बिल्कुल भाई 11 हो जाएगी क्योंकि 11 केवल और केवल 1 और 11 से ही कट सकती है और इनका क्या करना है, योग करना है, तो जोड़ दो भाई, 7 और 1 8, 9 और 1 10, 108 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा भैया? 108 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? चीज़ें समझ में आई? बिल्कुल आसान भाषा में आप समझने का प्रयास किया करो, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एक प्रिंटर 5 मिनट में इतने पेज छापता है। एक प्रिंटर है जी, क्या है बच्चा? एक प्रिंटर था एक प्रिंटर था जो क्या करता था 5 मिनट में अगर उसको 5 मिनट चलाओ ना, तो वो कितना मिनट पेज छाप देता है। 5 मिनट चलाते ही उसको देखा हमने 150 पेज उसने प्रिंट कर ओ सॉरी 1500 पेज प्रिंट कर दिए, ठीक है ना? 5 मिनट के लिए चालू किया बस और 1500 पेज प्रिंट कर दिए। तो कह रहा है 12 मिनट में कितने पेज करेगा? तो कह रहा है 12 मिनट में कितने करेगा? कर दो। तो भाई देखो अगर मैं 1500 में 5 का भाग दे दूँगा तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी। 1500 में अगर 5 का भाग दूँगा तो 1 मिनट की वैल्यू आएगी और मुझे कितने की चाहिए? 12 की तो मैं 12 से गुणा कर दूँगा, ठीक है ना? 5 तिया 15 300 और 12 चौई बात किया 36 360 सॉरी 3600 पेज प्रिंट कर देगा भाई। तो कितने प्रिंट कर देगा? 3600 पेज प्रिंट कर देगा 12 मिनट में, ठीक है ना? 1 मिनट में कितने करेगा भाई? वो सॉरी हाँ, तो 1 मिनट में 300 करेगा तो 12 मिनट में कितने कर देगा? 3600 कर देगा। 5 मिनट में 500 करता है तो 1 मिनट में कितने करेगा? 300 और 12 का निकाल देंगे तो 12 का गुणा करेगा, ठीक है ना? चलिए, एक ड्रम पानी से 3/4 भरा हुआ है। जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह आधा भर जाता है। ड्रम की कुल क्षमता क्या है? अच्छा प्रश्न है, घुमाकर पूछा गया प्रश्न है। एक नॉर्मल प्रश्न भी बनता है इसमें से, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अच्छा प्रश्न है। इसको हम एक्स से करेंगे।
इसको x से आसान बनाते हैं। मैंने कहा भाई माना ड्रम की कुल क्षमता कितनी है? मैंने कहा माना ड्रम की कुल क्षमता, माना ड्रम की कुल क्षमता कितनी है बच्चा? तो याद रखिएगा, मैंने कहा x कितनी है जी? मैंने कहा ड्रम है ना ड्रम, एक ड्रम था भाई, एक ड्रम था। क्या था बच्चा? ड्रम था एक। लो जी एक ड्रम था ये रहा। ये ड्रम है, इसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है ना? अब ये ड्रम है ना, मैंने कहा इसमें कुल टोटल यहाँ से यहाँ तक भरने में इसमें x पानी भरा हुआ है। वो पूरा भरने में इसका x पानी भरा हुआ है टोटल, ठीक है? अब समझो, एक ड्रम पानी से 3/4 भरा हुआ है। एक ड्रम था ना, जो ड्रम था ना ड्रम, वो पानी से यानी ड्रम यानी x, भाई ड्रम क्या? यानी x। जो एक ड्रम है ना x, वो इस कितना भरा हुआ है? 3/4 भरा हुआ है। ये ड्रम x है, वो कितना भाग भरा हुआ है? 3/4 यानी ड्रम का 3/4 भरा हुआ है, यानी कुल का 3/4 ही तो भरा हुआ है। कुल x है, उसको 3/4 भरा हुआ है, ठीक है भाई। जब इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, वो कह रहा है इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया है, निकालेंगे तो माइनस 30 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह कितना भर जाता है भाई? तो ये आधा भर जाता है, आधा यानी 1/2 भर जाता है। अब ये आधा काय का भरेगा? तो x का ही तो आधा भरेगा भाई, कुल का ही तो आधा भरेगा। कुल का आधा भाग भर जाता है, यही तो कह रहा है। सॉल्व कर दो भाई, x वाले एक साइड कर लो, बिना x वाले एक साइड कर दो। तो 3x बटे में कितना आएगा भाई? 4, क्योंकि 3 का गुणा x से कर दिया 3x। इससे इधर लाएँगे तो 1x और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बटे कितना आ जाएगा 2। और इस 30 को मैं अगर उधर भेजूँगा तो ये काय का हो जाएगा बच्चा? माइनस का है तो उधर जाके काय का हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि संख्या चिन्ह पलट जाते हैं। ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया। एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा जी। 4 आएगा तो 3x का 3x माइनस 2 दूना 4 और 2x बराबर कितना आ जाएगा? 30। 3x में से 2x जाएँगे, x बचेगा, बटे में कितना आएगा? 4 बराबर कितना आएगा? बराबर कितना आएगा? 30 आएगा और x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा 4 तिये 12 यानी 120, यानी x का 120 आ गया मान, मतलब समझ रहे हो ना? क्योंकि x हमने कुल माना था, तो ये कुल कितना क्षमता पूछा क्या है? कुल क्षमता कितनी है? तो 120 ही होगी भई, 120 लीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चीज़ें समझो, आसान भाषा में समझिएगा। वैसे आप अगर इसको 3/4 ऐसे करोगे ना, 3/4 भरा हुआ है तो 3 भरा हुआ है तो 1 खाली है। ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो, 1 खाली है, तो ऐसे थोड़ा-सा दिक्कत आएगी आपको। तो आपको इसको आसान भाषा में, अब क्या कह रहा है? इसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया था, आधा भर जाता तो वही दिक्कतें हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को समझिएगा, आप इसको आसान एक्स से ही करिएगा। ठीक है भाई? चलिए। अगला है दशमलव संख्या को निकटतम 10वें तक पूर्णांक में रखें, 10th तक, 10वीं तक, ठीक है ना? 10वीं तक, क्या कह रहा है? संख्या को लिख लेता हूँ, 10वीं तक की कह रहा है। 4, 5, 6, 7, 8, 10वीं तक की बात कर रहा है, यानी इकाई, दहाई, इकाई और दहाई, निकटतम 10वीं तक पूर्णांकित करें, यानी 2 अंकों तक का पूर्णांक करना, ठीक है ना? 2 अंकों तक की कह रहा है तो भाई इसको देखो, तो इसको देख कर के ये कितना हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यानी 45 दशमलव कितना हो जाएगा? 7 और 0 लगा दो, 45.70 आएगा ना? कहाँ है ऑप्शन? 70, 7 बात एक ही है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 7 7 के बाद कितनी भी 0 बढ़ा दो, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 45.70। 16 और 24 के कितने सार्वगुणनखंड है? सार मतलब कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है भाई, कॉमन फैक्टर। तो 16 के फैक्टर कर लो भाई, और कितने के? 24 के फैक्टर कर लो, है कि नहीं? 16 के और 24 दोनों के फैक्टर कर लो, 2 अट्टे 16, है ना? 2 से 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 2 से काटो 12 बार, 2 से काटेंगे भाई 6 बार, 2 से काटेंगे कितनी? 3 बार, और 3 से काटेंगे 1 बार। अब सार्वगुणनखंड की बात कर रहा है जो कॉमन मिल रहा है। भाई 2 इसमें भी मिल रहा है, 2 इसमें भी मिल रहा है। एक फैक्टर ये हो गए। 2 इसमें भी है, 2 हो गए। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ऐसे कितने फैक्टर हैं इसके? सार्वगुणनखंड 3 है जी। 3 है जी, ठीक है ना? समझ में आए? याद आई चीज़ें? 3 है। 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत आती है? कितने हैं जी? 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा भाई? मैं संख्या लिख देता हूँ। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है।
तो अगला क्या होगा? मुझे एक बात दिख रही है भाई, मुझे एक बात दिख रही है, सवाल देखते ही सॉल्व हो गया भाई। मुझे दिख रहा है 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, वर्ग नहीं क्यूब, 1 का क्यूब है ये, है 1 का क्यूब 1 ही होगा भाई, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 क्यूब 64 होगा, तो 5 का क्यूब कितना होगा? 5 25 25 पंजे 125 कितना हो जाएगा भाई? 100। ठीक है। अगला पद क्या होगा? 125। सिंपल प्रश्न। चलिए अगला है। 4 संख्याओं का औसत 20 है भाई। कह रहा है कि 4 संख्याएँ थी, 4 संख्याएँ थी, 4 संख्याओं का औसत कितना है? उसने कहा भाई 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है ना? ये आपको सब पता है। उनमें से एक संख्या 26 है। अगर 4 संख्याओं का औसत 20 दिया है भई, तो इसको पहले कुल योग निकाल लो, 4 संख्याओं का कुल योग। तो 4 का कुल योग कितना आएगा? 4 संख्याओं का कुल योग कितना आएगा? आपने कहा भई कुल योग आएगा, योग बराबर क्या होता है? औसत गुणा संख्या। औसत कितनी है? 20 और संख्या कितनी है भई? 4। तो 4 पंजे 4 दूनी 8 यानी कुल योग कितना आएगा भई 4 संख्याओं का? 80 आएगा। ठीक है भई, चलिए। यदि उनमें से एक संख्या 26 है, यदि इनमें से एक संख्या दे दी है तुम्हें, एक संख्या कितनी दे दी है? 26। अगर एक संख्या अगर 26 दी है, देखो ध्यान से, ये तो 4 का है, ये योग कितना है? 4 का है और एक संख्या का कितना दिया है बच्चा? तो ध्यान रखो, एक का कितना दिया है? 26 दिया है। अगर एक का 26 इसमें से हटा दूं, तो बचेगा कितने का? 3 का। तो 3 संख्याओं का कितना बचेगा? आप कहोगे भैया 3 का बचेगा, घटा दो। 4 बचा यहाँ से और ये कितना बचा? 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 5, यानी 3 संख्याओं का कितना बचेगा? तो बच्चा याद रखिएगा 54 बचेगा। अब क्या कह रहा है? तो शेष 3 का औसत निकालना है। ये तो 3 का योग है, तो औसत निकालेंगे तो क्या होगा? औसत बराबर आंकड़ों का योग, योग मतलब 54 बट्टे में आंकड़ों की संख्या यानी कितनी? 3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 बिल्कुल सही आंसर आएगा। है कि नहीं भाई? चीज़ें समझो, आसान भाषा में समझते हैं। 4 संख्याएँ थी, उनका औसत दिया था 20। मैंने कहा देखो भाई औसत से तो मतलब नहीं है, पहले योग निकालो। तो मैंने 4 संख्याओं का कुल योग निकाला तो औसत गुणा आंकड़ों की संख्या होता है, योग निकालने का सूत्र तो 80 निकल आया। ये 4 संख्याओं का था। फिर कह रहा है एक संख्या दी है, एक संख्या दी है, तो मैंने कहा ये रही एक संख्या और आगे कह रहा था शेष 3, तो शेष करने के लिए तो घटानी पड़ेगी एक संख्या को। 4 का योग 80 था, उसमें से 1 का घटा दिया तो ये कितने का बचेगा? 3 का। भाई 3 का योग नहीं पूछ रहा, 3 का औसत पूछ रहा है और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, तो 18 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? चलिए, अगला है, एक वर्ग का परिमाप कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई या चौड़ाई इतनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा वर्ग का परिमाप जो है ना, वर्ग का परिमाप, मैंने कहा देखो भाई वर्ग का जो वर्ग का परिमाप है ना, वो क्या कह रहा है? वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का जो परिमाप है ना, वो आयत के परिमाप के बराबर है। आयत के परिमाप के बराबर। ठीक है भाई, उसने कही है मैंने लिख दी। उसने कहा मैंने लिख दिया। जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी है भाई। तो आयत के परिमाप की लंबाई चौड़ाई दी है ना, और हमें पता है वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप कहोगे वर्ग का परिमाप होता है भैया कितना? 4 गुणा भुजा। ठीक है ना? और आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप होता है भैया 2 कोष्ठक में L प्लस के बी, है कि नहीं? 2 कोष्ठक में L प्लस के बी। तो देखो, यहाँ से 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी दी है? 14 और चौड़ाई कितनी दी है? 10। तो भाई जोड़ो इनको, 28 और 28 दूनी 2 गुणा लो कर लो। 14 24 सॉरी, 28 कह रहा हूँ मैं, 24 होगा और 24 दूनी कितना होता है भाई? 8 और 2 दूनी 4, 24 दूनी 48 होता है, ठीक है ना? ये मीटर में आ जाएगा। मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ठीक है भाई, सेंटीमीटर। अब देखो भाई, ये आयत का परिमाप हमने निकाल दी 48, लेकिन जो आयत का परिमाप है ना, वही तो वर्ग का परिमाप है। भाई आयत का परिमाप है, वही तो वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप
ओवरऑल कितना हो गया 48 हो गया। भाई आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। अगर मैंने आयत चाहे तो मैं वर्ग का परिमाप निकाल लेता, लेकिन वर्ग के परिमाप के लिए आंकड़े मेरे पास दिए नहीं थे, आयत का दिया था, तो मैंने आयत का परिमाप निकाला, कितना निकाला 48 निकाला। अब ये जो 48 है ये वर्ग का भी तो परिमाप है, क्योंकि दोनों बराबर है भाई, चाहे तो इसकी बात हो चाहे इसकी बात हो बराबर ही है। तो कहने का मतलब एक बात समझ में आ गई कि वर्ग का परिमाप कितना दिया है 48 दिया है, और कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए पहले क्या निकालेंगे भुजा। तो अगर मैं भुजा निकालूंगा वर्ग की तो क्या होगा परिमाप बट्टे 4, है कि नहीं, परिमाप बट्टे 4। अगर परिमाप बट्टे 4 करूंगा यानी 48 बट्टे 4, तो 4 से काटो 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी 12 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा आ गई, और 12 सेंटीमीटर अगर भुजा आ गई तो भाई क्षेत्रफल निकाल दो। तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे भुजा इंटू भुजा, भुजा का वर्ग, अगर भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग निकालोगे बच्चा कितना आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई, आप कहोगे बिल्कुल भैया आसान भाषा में हमें समझ में आ गई। तो ये सारे प्रश्न थे, हमने बढ़िया तरीके से इन सारे प्रश्नों को किया है, और ये क्लास नंबर 17 है, बढ़िया तरीके से क्लास को करने का प्रयास किया है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोजाना आपको क्लास मिलेंगी बढ़िया तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ, और भी बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन। बहुत जल्द हम पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लेकर के आने वाले हैं, यानी जो पिछले परीक्षाओं में आपसे पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। तो एक बार सभी साथियों को शेयर कर दो, सभी दोस्तों को बताओ, अपनी कोचिंग में बताओ, अपनी संस्थाओं में बताओ, जहां आप पढ़ते हो वहां सभी साथियों को बताओ कि संदीप किरार सर आप डाल देना यूट्यूब पर, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास मिल रही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।